नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत आपका अपने उत्तराखंड में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है और पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को रामनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके पहले कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस ने टिकट दिया है और जवालापुर से बरखा रानी को टिकट दिया गया और झबरेरा से वीरेंद्र कुमार झाटी को टिकट मिला और वहीं खानपुर से सुभाष चौधरी को टिकट दिया गया और लक्सर से अंतरिक्ष सैनी को टिकट मिला। और हरीश रावत के रामनगर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कथित रूप से पार्टी का एक स्थानीय नेता रामनगर सीट पर उनके धुर विरोधी रंजीत रावत की दावेदारी को उनसे मजबूत बता रहा है। और सामने आए वीडियो में हरीश रावत कथित तौर पर रामनगर से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, जिसका जवाब में नेता कह रहे हैं कि वो रंजीत सिंह रावत के साथ है। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, बीजेपी विधायक सुरेश राठौर और बीजेपी विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम अपनी जीत के प्रति पूर्ण आश्वस्त है और हरिद्वार में हमारी पिछली बार से भी अधिक सीटें आने वाली है। और नामांकन से पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हर की पैड़ी पर पूजा भी किया। और वहीं आगामी विधानसभा चुनावों के तहत उत्तराखंड में 28 जनवरी तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। और वहीं नई टिहरी में धनोल्टी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम सिंह पवार और प्रतापनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय सिंह पवार उर्फ गुड्डू भाई ने नामांकन पत्र जमा किया। और वहीं रुद्रप्रयाग में बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी ने भी मंगलवार को नामांकन भरा। और वहीं यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी केदार सिंह रावत ने भी नामांकन कराया है। और वहीं रामनगर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का टिकट फाइनल होने पर अब सबकी निगाहें रंजीत रावत पर टिक गई है और उनके निर्दलीय या पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि रंजीत रावत अभी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं और 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर हारने के बाद रंजीत रावत रामनगर में पूरी तरह से सक्रिय रहे और लिहाजा उन्हें उम्मीद थी कि वो रामनगर से चुनाव जीतेंगे। और वहीं चर्चा है कि अगर रंजीत सिंह बागी हो सकते हैं तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। और वहीं चर्चा ये भी है कि वो 11 दावेदारों के लिए पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। और वहीं सूत्रों की माने तो अभी उनके रामनगर निवास पर समर्थकों के साथ बैठक भी चल रही है। और दूसरी ओर रंजीत सिंह रावत ने बताया कि जो लिस्ट जारी हुई है वो आधिकारिक नहीं है और आधिकारिक सूची जारी होने के बाद ही वो आधिकारिक बयान जारी करेंगे। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी से निष्कासित किए जाने और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद पहली बार पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने पार्टी के थीम सॉन्ग पर पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ जमकर ठुमके लगाए। और वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, लेकिन चर्चा का विषय हरक सिंह रावत ही बने रहे। और एक होटल में कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान का थीम सॉन्ग, जिंगल और वीडियो लॉन्च किया गया। और इस दौरान जहां लोक कलाकारों ने थीम सॉन्ग पर प्रस्तुति दी, वहीं पार्टी नेताओं ने भी जाकर ठुमके लगाए। और इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह रावत की कदम ताल चर्चा का विषय बन रही है। और आपको बता दें कि पिछले 5 साल तक दोनों नेता एक दूसरे पर लगातार सियासी वार करते रहे, लेकिन अब चुनाव से ऐन पहले जब हरीश और हरक एक ही नाव पर सवार हो गए, ऐसे में चाहते हुए भी दोनों को दूर दूर रहना संभव नहीं है। और दोनों का एक साथ ठुमके लगाने का वीडियो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रहा है और लोगों का यही कहना है कि जो काम नहीं हुआ वो राजनीति कराए। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जितनी भी घोषणाएं पार्टी की ओर से की गई है उन्हें 6 महीने के दौरान
के बाद तैयार किया गया है और इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, कैसे संसाधन जुटाए जाएंगे, इसका पूरा खाका पार्टी ने तैयार किया है। और उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर वो नए संसाधनों के विकास पर फोकस करते हुए राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। और इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि पार्टी ने जो 4 वादे जनता से किए, कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में इन्हें रखा जाएगा। विजिलेंस जांच के शिकंजे में फंसे डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा को शासन ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय कुल सचिव पद से हटा दिया और उन्हें आयुष सचिव के पास संबंध कर दिया गया है। और मिश्रा विश्वविद्यालय में 1 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। दरअसल मृत्युंजय मिश्रा को 28 दिसंबर को शासन ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बतौर कुल सचिव बहाल किया था और उन्होंने कुलपति से आनाकानी के बीच कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था। और इस बीच शासन ने उप कुल सचिव डॉक्टर राजेश अदाना को बनाया और फिर हाईकोर्ट में चल रहे वाद के चलते हटा दिया। और वहीं बावजूद इसके मृत्युंजय मिश्रा और कुलपति प्रोफेसर सुनील जोशी के बीच लगातार तनातनी का माहौल था। और वहीं कुलपति प्रोफेसर जोशी शासन को उन्हें हटाने के लिए पत्र भी भेज चुके थे। और मंगलवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आदेश जारी करते हुए मिश्रा को आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद से हटा दिया है। और मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वविद्यालय में चल रहे प्रशासनिक गतिरोध को समाप्त करने और शासकीय कार्य को सुचारू करने के उद्देश्य से मिश्रा को कुल सचिव पद से हटाकर अग्रिम आदेशों तक सचिव आयुष के कार्यालय में संबंध किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। और वहीं बताया जा रहा है कि सभी 70 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं, जो जल्द ही सबके सामने होंगे। और वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट में उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का नाम शामिल नहीं था। और सोमवार को हरीश रावत ने कहा कि चर्चा है और चर्चाओं पर जल्द ही विराम लग जाएगा। जो 17 सीट बची है उन पर बातचीत पूरी हो चुकी है। जहां से मुझको लड़ने की अनुमति है वो सीट भी इसमें शामिल है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव लड़ने में या लड़ाने में मदद करूं, ये सब पार्टी तय करेगी। और मैं नर्तक हूं, जहां तबला बजेगा मेरे पांव थिरकेंगे और जिंदगी इसी में गुजर गई। और उन्होंने कहा कि मुझे नाचना है या नहीं ये उस्ताद ही तय करेंगे। और उस्ताद कहेंगे नाचो तो नाचूंगा, नहीं तो औरों को नचाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी हाईकमान की इजाज़त के बगैर कैसे काम करेंगे और मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं, मशीन तो कोई और है। और वहीं उत्तराखंड के सरोवरी नगरी नैनीताल में सोमवार को बर्फबारी हुई, जिससे यहां आसपास की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। और वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया। और नैनीताल में सोमवार सुबह हुई तेज बर्फबारी के बाद अब कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही। और वहीं बर्फबारी से पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और सीमांत जिले पिथौरागढ़ में लगातार 5वें दिन भी मौसम खराब रहा। और वहीं शनिवार की बात की जाए तो शनिवार को रात हुए भारी हिमपात से थल मुनस्यारी सड़क बंद हो गया था। और लगातार बर्फबारी के कारण पर्यटकों के 4 वाहन कालामुनी में फंस गए थे। और धारचूला की व्यास और धारमा घाटियों में भी जमकर बर्फ गिरी थी। और धूप नहीं खिलने से पूरा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में था। और वहीं सोमवार को पहाड़ों की रानी मसूरी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फ पड़ी है और यहां भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। उत्तराखंड में बीते 3 दिन से मौसम दुश्वारियां बढ़ा रहा है। और वहीं लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित है। और ज्यादातर पहाड़ी इलाके बर्फ से लदकर हो गए हैं और जिससे दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट भी गया। परिवहन, बिजली और दूरसंचार सेवाएं भी ठप हो गई हैं। धनोल्टी चंबा मार्ग 2 दिन से बंद है। देहरादून में लगातार हुई बारिश के कारण कड़ाके की ठंड भी पड़ रही। और राज्य मौसम विज्ञान के केंद्र के अनुसार मंगलवार को मौसम कुछ राहत दे सकता है। और वहीं बुधवार से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार भी हैं।
अब प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीते 5 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और पहाड़ में बर्फबारी और बारिश ने दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। गंगोत्री राजमार्ग समेत कुल 55 मार्ग अवरुद्ध हो गए। चमोली जिले के 50 से अधिक गांव बर्फ से ढक गए हैं और वहीं सुदूरवर्ती गांव रामणी, गुणी, पाना, ईरानी में भारी बर्फबारी के बाद पैदल मार्ग बंद हो गए। और वहीं पर्यटन स्थल ओली, गोरसो, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, लोकपाल मंदिर के साथ ही ऊंची और निचली चोटियां भी बर्फ के ढकी हुई हैं। और वहीं बात करें हम उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति की, तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के अंदर 3064 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए और जबकि 11 मरीजों की मौत हुई है। और वहीं सोमवार को सक्रिय मामले भी 31,000 पार हो गए और कुल संक्रमितों की संख्या 40,300 पहुंच गई है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को देहरादून में 870, हरिद्वार में 485, नैनीताल में 243, उधम सिंह नगर में 529, अल्मोड़ा में 148, चमोली में 169, टिहरी में 58, पौड़ी में 306, बागेश्वर में 67, पिथौरागढ़ में 37, रुद्रप्रयाग में 25, उत्तरकाशी में 99 और चंपावत जिले में 28 संक्रमित मिले और अब तक 7,491 मरीजों की मौत हो चुकी है। और वहीं 2,985 संक्रमित ठीक हुए और इन्हें मिलाकर 3,56,331 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है और वर्तमान में 31,280 सक्रिय मरीजों का अस्पताल और होम आइसोलेशन में इलाज भी चल रहा है। और प्रदेश की रिकवरी दर 88.32% और संक्रमण दर 11.76% दर्ज की गई है। हरिद्वार में सरकारी दफ्तरों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और अधिकारियों, कर्मचारियों के पॉजिटिव होने से सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। और नए साल शुरू होते ही जनवरी के पहले हफ्ते से कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट की दस्तक और तीसरी लहर की आशंका के बीच बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आ रहे हैं। और 23 जनवरी को अधिकतम 961 केस सामने आ चुके हैं और सरकारी दफ्तरों में बड़ी तेजी से कोरोना भी पैर पसार रहा है और आए दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने भी आ रहे हैं। और 21 जनवरी को 45 सरकारी कर्मचारी पॉजिटिव मिले थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि 22 जनवरी को कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 68 हो गई और 23 जनवरी को तो अब तक सबसे अधिक 178 सरकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। नगर निगम हरिद्वार में अकेले लगभग 100 कर्मचारी और 2 सहायक नगर अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। और वहीं विकास भवन में भी करीब 50 कर्मचारी हाल ही में संक्रमित पाए जा चुके हैं और सेल टैक्स विभाग में भी लगभग 20 कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं। 23 जनवरी को जिला कोर्ट में भी जिला जज समेत 75 कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले और इससे ये सरकारी विभाग कोरोना के हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं। और सीएमओ डॉक्टर कुमार खगेंद्र सिंह का कहना है कि कर्मचारियों के पॉजिटिव मिलते ही उन्हें होम आइसोलेट कर जरूरी उपचार शुरू कर दिया जाता है। शादियों में रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए घोड़ी पर जाता है, तो कभी कोई दूल्हा शानदार कार में पहुंचता है या सीधा रथ पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचता है। पर हिमाचल की वादियों में एक अनोखी बारात देखने को मिली है, जहां दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जेसीबी लेकर गया। और आप भी देखिए ये अनोखी बारात इस रिपोर्ट में। सदियों से भारत में ये परंपरा रही है कि गाजे बाजे के साथ सज धज के दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर दुल्हन की चौखट पर पहुंचता है। परंपरा तो ये भी है कि दुल्हन डोली में घर आती है, तो कहीं बदलते समय के साथ अब लग्जूरियस कारों का भी चलन चल पड़ा है, जहां गाड़ी से भी दूल्हा दुल्हन शादी के बाद अपने घरों के लिए आते हैं। पर ये मामला कुछ जुदा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जेसीबी लेकर आया। सुनने में अजीब है ना, पर सच यही है कि एक दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने जेसीबी पर सवार होकर निकला। खैर, इसकी वजह ये नहीं
कि दूल्हे को घोड़ी नहीं मिली और गाड़ी के लिए बजट नहीं था, बल्कि इसकी वजह ये थी कि जिस रास्ते से बारात जानी थी उस रास्ते पर 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई थी। दरअसल डिग्री कॉलेज संगडाह के पास जावगा से ये बारात सौफार गांव जाने वाली थी। सगड़ाह में 8 किलोमीटर आगे बर्फ की वजह से सड़क बंद हो गई थी। यहाँ पहले तो जेसीबी से बर्फ हटाने की कोशिश की गई, मगर जब बात नहीं बनी तो जेसीबी में ही आधा दर्जन बाराती सवार हो गए और रात को लौटते समय रास्ते से बर्फ हटाने के लिए 2 जेसीबी की व्यवस्था और करनी पड़ी, वो भी खुद दूल्हे के पिता ने की। आगे जाने के लिए जेसीबी मशीन का इंतजाम किया गया। जेसीबी में दूल्हा विजय प्रकाश, अपने भाई सुरेंद्र, पिता जगत सिंह, भागचंद और फोटोग्राफर सवार होकर 30 किलोमीटर तक का सफर तय करके रतवा गांव पहुंचे और वहां पर विवाह की सारी रस्में खूब निभाई और दुल्हन को वापस लेकर घर लौटे। और ये कोई पहला मामला नहीं है। गिरिपार में भी एक दूल्हे को 100 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। दरअसल गिरिपार क्षेत्र के गत्ताधार गांव में भी बारिश और बर्फबारी से सड़क बंद होने के कारण एक दूल्हे को करीब 100 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ा। आपको बता दें कि अगर मार्ग बंद नहीं होता तो ये दूरी केवल 40 किलोमीटर ही थी। गत्ताधार गांव से रविवार को ये दूल्हा रामलाल, भाई वीरेंद्र, मामा गोपाल सिंह के साथ बारात लेकर दुल्हन को लेने करीब 100 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय करके उपमंडल संगडाह के ग्राम डूंगी पहुंचा। गौरतलब है कि उपमंडल संगडाह के ऊपरी हिस्से में शनिवार से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 2 से 3 फीट के करीब बर्फ के चलते 1.5 दर्जन पंचायतों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। बर्फबारी के क्षेत्र की संगडाह, चौपाल और हरिपुरधार, नौहराधार, संगडाह, गत्ताधार और नौरहाधार संगडाह जैसी सड़कों पर यातायात ठप रहा। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि लोक निर्माण विभाग मंडल संगडाह में एक भी स्नो कटर नहीं है। जेसीबी से बर्फ हटाने में ज्यादा समय लगता है और इन सड़कों के बंद होने से 150 के करीब गाड़ियां जगह जगह फंसी होती हैं। इनमें 2 दर्जन गाड़ियां बर्फबारी देखने आए लोगों की बताई जा रही हैं। तो वहीं उपमंडल की 1.5 दर्जन पंचायतों में बर्फबारी के चलते यातायात के साथ बिजली और पीने वाले पानी की आपूर्ति भी बाधित है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।